हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी 10th क्लास का 5th चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इवन हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। कहाँ से आते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है और उनके ऊपर क्लाइमेट और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद वो एक मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों को आज हम डिटेल लेक्चर करेंगे इस वाली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज का जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो हमारा मिनरल और एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो मिनरल्स, सबसे पहला जो पॉइंट होता है, मिनरल्स जो होता है वो क्या होते हैं, ठीक है, और उनका जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो सबसे पहले उसे समझने से पहले हमें मिनरल्स को समझना पड़ेगा कि मिनरल्स क्या होते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस कांट अकर विदाउट मिनरल। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो जो हमारी लाइफ है ना, वो विदाउट मिनरल चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खाने में, पीने में, जैसे आपने देखा भी होगा मिनरल वाटर लोग यूज करते हैं। तो जो मिनरल वाटर होता है वो क्या होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स मिनरल्स होते हैं जो उसमें मिक्स होते हैं, जो हमारे वाटर के लिए हेल्दी होते हैं। इससे लोग मिनरल वाटर प्रेफर करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इनटेक होते हैं और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इवन सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देखते हैं सब में कहीं ना कहीं मिनरल्स ही होता है। बट जब वो मिलते हैं तो उनकी फॉर्म्स अलग अलग होती है, ठीक है। विदाउट मिनरल हम अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं हमेशा। बट मिनरल्स ये नहीं कि लोहा है तो वही मिनरल है। जैसे आपने अपनी बॉडी में भी देखा होगा, आयरन होता है, ठीक है, आयरन, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, मिनरल्स ही फॉर्म में है, जैसे हम केमिस्ट्री फॉर्म में सब पढ़ते हैं। ये सब क्या है, मिनरल्स ही तो है। हमें अब आज छोटी से छोटी चीज, कोई बड़ी से बड़ी चीज का अगर आप देखते हो तो उन सब, वो सारी चीजें किससे फॉर्म हुई है, मिनरल से ही बनी हुई है। लाइक ये बोर्ड आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो इसमें भी किसका यूज हुआ है, मिनरल्स का ही यूज हुआ है। तो हमारी लाइफ बिना मिनरल्स के सरवाइव ही नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जो मिनरल्स वाला जो ये पॉइंट होता है ना, हमारे लिए स्टडी करना मिनरल्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, अगर हम विदाउट मिनरल बात करें तो विदाउट मिनरल हमारी लाइफ प्रोसेस कर ही नहीं सकती है। ऑल्दो अवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट ओनली about 0.3% of our total intake of nutrition, they are so patent and so important, ठीक है। तो जो हम मिनरल्स इनटेक करते हैं वो 0.3 में अगर कर रहे हैं तो वे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। That without them we would not be able to utilize the other 99.7% of food stuff। मतलब इतना हम नहीं कर पा रहे, कुछ परसेंट हम कर रहे हैं और कुछ परसेंट हम मिनरल्स का यूज नहीं कर पा रहे, जबकि हमें पूरा प्रॉपर जो मिनरल्स है उनका यूज करना चाहिए। तो हमें जीने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए मिनरल्स बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। छोटी मोटी चीज जैसे आप टूथपेस्ट वगैरह करते हो, क्या उसमें मिनरल्स नहीं होते? उसमें भी काफी सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके जो गम्स प्रॉब्लम्स होती है, टीथ प्रॉब्लम्स होती है, उनको दूर करते हैं। लाइक कैविटी है बहुतों के मुंह में, तो वो कैविटी कैसे दूर होगा? जब आप, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है, तो क्या वो सिर्फ ब्रश करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं, जो वो आपको टूथपेस्ट देते हैं तो उस टूथपेस्ट में कुछ मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं। उन मिनरल्स की वजह से आपकी जो वो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ क्या वो ब्रशिंग करने से क्या आपके दांत जो है, आपके टीथ जो है चमक जाएंगे, शाइन करने लगेंगे? ऐसा नहीं है। सिर्फ ब्रशिंग करने से आपके टीथ इतने शाइन नहीं करेंगे, उसका टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी जाती है आपके टूथपेस्ट पे। जो आपके टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में आपके कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी टीथ के लिए बहुत ही ज्यादा, आपके टूथ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपके टीथ या टूथ में, उन सभी को वो सॉल्व कर देते हैं। जैसे है अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। और एक ब्राइट स्माइल जो आपके फेस पर आती है वो पूरी की पूरी किसकी वजह से होती है? टूथपेस्ट और उन मिनरल्स की वजह से जो उस टूथपेस्ट में मिक्स है। जैसे कि टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। जो टूथपेस्ट होता है वो आपके टीथ को क्या कर देता है? बिल्कुल क्लीन, शाइनी, चमका देता है। अब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका। अब उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? लाइक सिलिका होता है, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम,
ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। ये सारे मिनरल्स मिलके आपके टीथ को क्लीन करते हैं। Fluoride without is used to reduce cavities comes from a minerals fluoride। और जो कैविटी वगैरह भी आपके मुंह में लग जाती है, टीथ में लग जाती है, उसको भी ये रिड्यूस कर देते हैं। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स। बहुत सारे जब टूथपेस्ट बनाए जाते हैं तो वो वाइट टाइटेनियम से बनाते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, और उसका ये जो कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रुटाइल लैमिनाइट एंड इट्स द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम माइका। जो कुछ में आपको स्पार्कल स्पार्कल दिखता है कुछ टूथपेस्ट में, वो किससे आता है? वो माइका से आता है, ठीक है। एंड द टूथ ब्रश and tube containing the paste are made of plastics from petroleum। और जो आप वेसल्स देखते हो, जो ब्रशिंग होती है, ब्रश होते हैं उस टूथपेस्ट के ऊपर, आपके ब्रश के ऊपर, वो किससे आते हैं? वो एक प्लास्टिक फॉर्म होता है और पेट्रोलियम होता है, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको अपने टूथपेस्ट में दिखने में, हमें लगता है कि देखो बहुत ही छोटी सी चीज है, एक सेमी लिक्विड फॉर्म में आपको चीजें दे रखी हैं, हम उसको ब्रश करते हैं, हमारे लिए बहुत ही कॉमन और नॉर्मल सी चीज है, बट डिटेल में अगर उसको समझो तो उसका जो वर्क है वो आपको उसका वर्क दिखाई देगा कि वो, हाँ, उसका जो वर्क है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिखने में तो सिर्फ टूथब्रश है, बट उसकी जो इम्पोर्टेंट है वो हमें तब जाकर समझ आएगी जब हम उसको डीपली स्टडी करेंगे। फाइंड आउट वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड। हमने ये मिनरल्स के बारे में पढ़ा, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, बट ये जो सारी चीजें आती हैं वो आती कहाँ से है? फर्स्ट क्वेश्चन था हमें व्हाई डू वी नीड अ मिनरल्स, हमें मिनरल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमने ये चीजें पढ़ी, एक छोटी सी चीज। अब अगर डेकोरेशन भी कर रहे हो ना, प्लास्टिक पेपर्स का यूज भी कर रहे हो, तो वो भी आपके मिनरल्स हैं। तो विदाउट मिनरल्स आपकी लाइफ सर्वाइव कर ही नहीं सकते आप लोग, तो इसीलिए हमें मिनरल्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है। अब ये मिलते कहाँ से हैं? तो जो हमारा चैप्टर है वो इन्हीं मिनरल्स के ऊपर बेस्ड है कि जो मिनरल्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। यूज तो हमने इनका समझा, और भी हम इनके यूज समझेंगे कि हमारी लाइफ में क्या क्या इनके यूजेस हैं, एंड साथ ही साथ देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो और उससे ये भी समझेंगे व्हाट इज द मिनरल्स, कि मिनरल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रो बोल सकते हो, ठीक है। तो मिनरल्स आर एन डिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल्स हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी लाइफ का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। हम हमारी लाइफ में जो भी चीज यूज करते हैं, इवन जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सारी चीज मेड अप ऑफ मिनरल। सारी चीज किससे बनी हुई है? मिनरल से बनी हुई है। फ्रॉम अ टाइनी पिन, एक छोटी पिन से लेकर टू अ शिप, एक बड़ी शिप तक, और टू अ ह्यूज बिल्डिंग, और एक बड़ी बिल्डिंग तक, ये सारी चीजें जो मेडअप है वो किससे मेडअप है? ड्यू टू मिनरल्स। ओके, minerals are those elements on the earth and foods that our body needs to develop and function normally। मिनरल्स में हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इस टाइप के, ऑन द अर्थ एंड फूड्स। ये जो मिनरल्स है हमें अर्थ से मिलते हैं, और इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट्स के लिए, हमारे फूड के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को डेवलप कर सके और नॉर्मली बिहेव कर सके। इस सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जल्दी बता दो। मिनरल्स की। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि मिनरल्स क्या है? एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हमें नेचुरली मिलते हैं अर्थ से। ये चीजें हमें नेचुरली मिलती है, तो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हमें मिलता है, ठीक है। इन डिफाइनेबल है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स के कुछ होते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। और जब ये मिलते हैं ना, तो एक ही जगह पे सारे नहीं मिल जाते कि हाँ है चलो उठा लो,
अलग अलग सबके नाम है, जो मन करे वो ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। तो वेरिड फॉर्म इन नेचर, उनकी जो नेचर है वो सब अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म में सब मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि अलग मिल रहे हैं, जैसे ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ले चलो, नहीं, और फॉर्म में मिलते हैं, जो रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है इस फॉर्म में मिलते हैं। और एक मिनरल के साथ आपको बहुत सारे अदर चीजें भी मिलेगी, तो आपको उन सब में से अपने मिनरल्स को ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। रैंकिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड एंड टू द सॉफ्टेस्ट टॉर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नेचर की बात करें, देखो एक सबसे हार्डेस्ट जो मिनरल होता है वो है आपका डायमंड। ये भी एक मिनरल है जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, जिसको तोड़ने पे भी नहीं टूटता। कहते हैं हीरो को हीरा ही काटता है, कोई और प्रोडक्ट उसको कट ही नहीं कर सकता। तो इतना हार्डेस्ट है डायमंड कि वो खुद से ही खुद को कट कर सकता है, अदरवाइज उसको कट नहीं कर सकता। और एक बहुत ही सॉफ्टेस्ट है, जैसे टॉर्क, जैसे आपका पाउडर। देखा पाउडर कितना सॉफ्ट होता है, फेस पे या बॉडी पे कहीं भी लगा लो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। और एक जगह है डायमंड, इतना हार्ड मिनरल और इतना सॉफ्ट मिनरल। तो दोनों ही चीजों का कॉमन ये है कि दोनों ही मिनरल है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट मिनरल भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड मिनरल भी हो सकते हैं। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन नेचर है ना वो सबका डिफरेंट होता है। जिस नेचर से ये खुद को फॉर्म करते हैं, ये बनते हैं, वो क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए कुछ हार्ड बन जाते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। रॉक, रॉक और कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। कुछ रॉक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कुछ बिल्कुल स्टोन रॉक पत्थर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तो वो भी होमोजेनियस अकरिंग सब्सटेंस है, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, मिनरल। सम रॉक्स लाइक लाइमस्टोन, कुछ लाइमस्टोन फॉर्म में होते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली, कुछ सिंगल मिनरल होते हैं, वन और मोर देन वन, कुछ एक से, कुछ सिंगल मिलते हैं, कुछ एक के साथ एक से ज्यादा मिनरल भी मिल सकते हैं, जिसमें आपको सबको सेपरेट करना पड़ता है। कुछ तो सिंगल मिनरल मिल जाते हैं, ठीक है, वन और मोर देन वन, कुछ सिंगल है और कुछ एक से ज्यादा मिलते हैं, जिसमें आपको सभी को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सेपरेट करना पड़ेगा। Over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found on Earth. अभी तक 2000 के अराउंड जो मिनरल्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और अभी कुछ बाकी हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। तो जरूर देखो, अर्थ, ओशियन, ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें मिनरल्स मिलते हैं, और दोनों को अभी तक हमने प्रॉपर सर्च नहीं किया है। तो जरूरी नहीं है कि हम हर टाइप के मिनरल्स को ढूंढ पाए हो। कुछ पार्ट अर्थ का, कुछ पार्ट ओशियन का ऐसा है जो अभी तक सेफ है, जहां तक कोई पहुंच नहीं पाया हो। मे बी वहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आज भी मिनरल्स हो सकते हैं, जिनसे हमें आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व हो सकती हैं। बट अभी तक हमने जब तक उन चीजों का सर्च नहीं करा है, तो अभी तक कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो अभी तक हमें मिल नहीं पाए हैं। बाकी हमने 2000 के अराउंड जो मिनरल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। ओके, देखिए, अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। हर एक जो मिनरल होता है सबकी अपनी केमिकल, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो कंपोजिशन होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का भी सेम नहीं होता। किस प्रेशर से, किस क्लाइमेट से वो फॉर्म हो रहे हैं, इसी के बेस पे डिपेंड करेगा उनमें क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इन्हीं की वजह से जो मिनरल्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, और उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी क्या होता है, ये भी डिफरेंट होता है। दिस काइंड्स ऑफ डिस्टिंक्शन रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, और यही इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से उसके केमिकल रिलेशन हो गया, फिजिकल रिलेशन हो गया, इन रिलेशंस की वजह से उसका कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर एंड डेंसिटी, ये सब डिफरेंट होती है। जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसमें, जिस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसी के बेस पे उसमें हार्डनेस आएगी, कलर आएंगे, क्रिस्टल फॉर्म और लस्टर फॉर्म आएंगी। ये सारी चीजें उसके इन प्रॉपर्टीज की वजह से, उसके कंपोजिशन, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टीज फॉर क्लासिफाई मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस। अब जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जियोलॉजिस्ट वो होते हैं
जो केमिकल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह देख के ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरीके से मिनरल बने हैं, वो कौन होते हैं? हमारे जियोलॉजिस्ट। और जियोलॉजिस्ट इन मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं कि इनमें कौन सी केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी या कंपोजिशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ये सारी चीजें जो सर्च करने का काम होता है वो किसका होता है? जियोलॉजिस्ट का होता है। और मिनरल्स को क्लासिफाई किया गया है किसके बेस पर? उनके कंपोजिशन के बेस पे। तो आगे हम देखेंगे जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट क्या होता है। हमारे सामने दो पर्सन होते हैं, एक होता है जियोग्राफर एंड सेकंड होता है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट के बारे में अभी हमने थोड़ा सा देखा और हम देखते हैं कौन होते हैं। देखिए, जियोग्राफर के बारे में पहले स्टडी करेंगे। जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म, distribution of minerals, resources and associated economic activities are of interest to geographer। जियोग्राफर कौन होता है? जियोग्राफर जैसे अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होती है? जो ये टॉप लेयर है अर्थ की जिसपे हम लोग रहते हैं, इस लेयर को अर्थ क्रस्ट बोला जाता है। मान लो ये लेयर है टॉप लेयर, इस लेयर पे हम लोग रहते हैं, ये अर्थ क्रस्ट है। अब इस अर्थ क्रस्ट पे हम रह रहे हो तो जियोग्राफर का काम पता है क्या होता है? जियोग्राफर का काम सिर्फ ये होता है आइडेंटिफाई करना कि इस एरिया में कौन सा मिनरल है, इस एरिया में कौन सा मिनरल है, इस एरिया में कौन सा मिनरल्स है। तो जियोग्राफी का काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, कहाँ कहाँ पर है। मतलब वो सिर्फ अर्थ की ऊपरी लेयर को सर्च करता है। वो उसका काम ये नहीं है कि उसको ये नहीं देखना कि कैसे बने ये मिनरल्स, कितना टाइम लगता है, कौन सी केमिकल, फिजिकल, कौन से एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें, ये काम जियोग्राफर का नहीं होता। जियोग्राफर का काम सिर्फ ये होता है कि कहाँ कहाँ ये मिनरल्स फैले हुए हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ओके, और अर्थ क्रस्ट पे कहाँ ये पाए जाते हैं। सिर्फ इतना काम होता है किसका? जियोग्राफर का। वो सिर्फ इन मिनरल्स के जो ऊपर मतलब सर्कल है, सर्कल के ऊपर ऊपर की स्टडी करनी है, अंदर क्या है उसके बारे में जियोग्राफर को कोई स्टडी नहीं करनी है। कैसे बने, कब बने, कितना टाइम लगा, क्या कलर, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ उनको ये जानना है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये होता है जियोग्राफर। बट डीपली जो अर्थ के अंदर जाकर स्टडी करते हैं कि यहाँ पर ये मिनरल्स बने क्यों और कैसे, ये मेन क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के। क्यों, क्या, क्यों, कैसे। कोई चीज है तो क्या चीज है तो क्यों है, बनी तो कैसे बनी। ये ज्योग्राफी का यही मतलब 3 ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऊपर पूरी की पूरी ज्योग्राफी बेस्ड है। यही 3 क्वेश्चन है जो पूरी ज्योग्राफी को खत्म कर देते हैं, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है। और जियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, देयर एज एंड फिजिकल केमिकल कंपोजिशन। अब जियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? वो अर्थ क्रस्ट के नीचे जाकर देखते हैं। ये तो अर्थ क्रस्ट है, वो यहां सर्च करते हैं कि मान लो अगर ये मिनरल है तो फॉर्मेशन कैसे हुई है इन मिनरल्स की, इनकी फिजिकल केमिकल कंपोजिशन क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एज क्या है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? जियोलॉजिस्ट का। अर्थ के नीचे से उनके बारे में रिसर्च करना जियोलॉजिस्ट, और अर्थ की ऊपरी लेयर अर्थ क्रस्ट पे रिसर्च करना, ये काम किसका होता है? ये होता है जियोग्राफर का। तो आई होप आपको ये जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर जो इन दोनों के कंडीशन है वो समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। अब हम मिनरल्स के मोड ऑफ ऑकरेंस के बारे में देखेंगे कि किस किस फॉर्म में हमें मिनरल्स मिलते हैं, उनका मोड ऑफ जो ऑकरेंस है वो क्या है। मोड ऑफ ऑकरेंस का मतलब होता है कि किस फॉर्म में हमें कौन सा मिनरल मिलेगा, कि कोई पतली सी लाइन में मिलेगा, कोई बिल्कुल अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही मिल जाएगा, कोई बहुत ही डीपली जाकर मिलेगा। तो किस किस फॉर्म में ये मिलते हैं ये हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल ज्यादातर ओर फॉर्म में मिलते हैं। ओर फॉर्म होता है जैसे आयरन है, आयरन मिट्टी में मिलता है बिल्कुल डस्ट फॉर्म में। तो उस डस्ट से आपको आयरन को सेपरेट करना है, तो ये आयरन ओर हो गया। ठीक है, जो उनका रॉ फॉर्म होते हैं उसी को ओर फॉर्म हम बोलते हैं। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। ओर क्या होता है? ओर का मतलब होता है जब कोई भी मिनरल दूसरे किसी एलिमेंट्स के साथ मिला हुआ होता है तो वो ओर है। मतलब जैसे अब मैंने बताया ना, जैसे आयरन है, लोहा है, वो रॉड की रॉड नहीं मिलती कि आपको डिगिंग करते जाओ और रॉड निकल में लोहा मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलता।
बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट में मिले होते हैं, धूल में मिक्स होते हैं। अब धूल में मिक्स है, अब उस धूल में से आपको आयरन को सेपरेट करना है, इसलिए हम उसको आयरन ओर बोलेंगे। ऐसे ही गोल्ड जब मिलता है तो आपको डायरेक्ट गोल्ड के स्टोन नहीं मिल जाते कि गोल्ड के पत्थर रखे उठा लाओ घर पे, नहीं, वो भी मिक्स्ड होता है, आपको उसको सेपरेट करना पड़ता है। तो जो भी अपने रॉ फॉर्म में मिलते हैं और जो अदर एलिमेंट्स उनके साथ ऐड होते हैं, हमें उनमें से उसको सेपरेट करना है, तो उसी फॉर्म को क्या बोला जाता है, और फॉर्म। ठीक है, तो द टर्म और इज यूज डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी अदर मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। कोई भी मिनरल जब दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और फॉर्म बोलते हैं। ओके, दिस और शुड हैव सफिशिएंट कंसंट्रेशन of minerals content to make its extraction commercially viable। और इन मिनरल्स को हमें निकालना तभी सफिशिएंट होता है कि जब उसको एक्सट्रैक्ट करके वो हमारे लिए कमर्शियली वायेबल हो। कमर्शियली वायेबल हो मतलब हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मार्केट में जब सेल करें तो जितना खर्चा हमें उसको एक्सट्रैक्ट करने में है उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट हो, तब तो हमारे लिए वो सफिशिएंट है। अदरवाइज हमारे लिए वो इकोनॉमिकली वायेबल नहीं है, कमर्शियली वायेबल नहीं है, क्योंकि हमें उस पर लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। मान लो आपने कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो भी एक्सपेंस उस पर हुआ और फिर आपने उस मिनरल को मार्केट में सेल किया, तो आपको सेल करने के बाद लॉस हुआ। मतलब सिंपल अगर वर्ड में कहूँ, आपको एक्सट्रैक्ट करने में 100 रुपीज लगी और आपका सेल हुआ 80 रुपीज में, तो 20 का आपको तो लॉस हो गया। तो इसलिए वो मिनरल कमर्शियली वायेबल नहीं है। ठीक है, हमारे लिए वो तब प्रॉफिटेबल होगा जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करके सेल करें, हमारे लिए वो कमर्शियली वायेबल होना चाहिए। Therefore, it is important to know the types of formation और structure in which minerals occur। और इसके लिए हमारे लिए important ये हो जाता है ये जानना कि फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर मिनरल्स का क्या है, कैसे वो हमें मिलते हैं। देखिए, फॉर्मेशन इन विच मिनरल्स जनरली अकर इन, ये कुछ फॉर्म है, इन फॉर्म्स में हमें मिनरल्स पाए जाते हैं, मिलते हैं। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, एलुवियल डिपॉजिट, ओशन वाटर। ये 5 फॉर्म ऐसी हैं जिन्हें हमें डीपली स्टडी करना है। इन फॉर्म्स में हमें जो मिनरल्स है वो मिलते हैं। फर्स्ट है देखिए वेन्स एंड लोड्स। वेन्स और लोड्स क्या होते हैं? वेन्स एंड लोड्स क्या होते हैं? इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, सर्विक्स, फॉल्स और जॉइंट्स इन फॉर्म ऑफ वेन्स, स्मॉल अकरेंस एंड लोड्स लार्ज अकरेंस। कुछ मिनरल्स हमें वेन्स और लोड्स फॉर्म में मिलते हैं। अब देखिए वेन्स क्या होती हैं, वेन्स और लोड्स क्या होते हैं? अर्थ में कुछ इस टाइप से क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, मान लो ये अर्थ है और अर्थ में कुछ इस टाइप से क्या आ गए, क्रैक्स आ गई। इन क्रैक्स को वेन्स बोला जाता है। और कुछ इस टाइप के होते हैं, मतलब क्रैक्स से हल्के से मोटे, उनको लोड्स बोला जाता है। तो इनमें क्या होता है, देखो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, जो वो नीचे देखो क्या है, नीचे मॉल्टन मैग्मा है, जो वो ऊपर की तरफ पुश करता है, फ्लो करता है नीचे से। तो ये जो क्रैक्स है ना, इन क्रैक्स में वो जमा हो जाता है, इन क्रैक्स में वो मैग्मा वगैरह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद वो काफी लॉन्ग टाइम बाद, देखो मिनरल्स 1 या 2 दिन में नहीं बनते, इनको बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी लग सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं इनको मिनरल्स का फॉर्मेशन होने के लिए। तो जब वो इन क्रैक्स में जमा हो जाता है तो धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, इस पे देखो वाटर का प्रेशर होगा और वो जो एरिया है उस एरिया का प्रेशर होगा, सनलाइट किसके अकॉर्डिंग आ रही है वहां पर, विंड किस तरीके से चल रही है। तो ये जब सारी चीजें, पूरा क्लाइमेट जब मिलता है ना, तब जाके किसी मिनरल की फॉर्मेशन होती है। जो स्मॉल अकरेंस, ये स्मॉल अकरेंस है, इनको क्या बोला जाता है, वेन्स। और ये जो लार्ज अकरेंस है इनको क्या बोला जाता है, लोड्स। ठीक है, तो इन फॉर्म में जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इन फॉर्म्स में पाई जाती हैं। और इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इस पूरे एरिया को डिगिंग किया जाएगा, इस पूरे एरिया को खोदा जाएगा और उसके बाद इनको निकाला जाएगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि एक कॉर्नर से करो निकालो, नहीं, इसको इस पूरे एरिया को डिगिंग आपको करना ही पड़ेगा और उसके बाद इसको निकाला जाएगा।
ठीक है। और ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमें वेन्स और लोड्स फॉर्म में पाए जाते हैं? वो है आपके, देखिए एग्जांपल है, इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड मोल्टन गैसेस from our force upward through cavities towards the earth surface, they cool and solidify as they rise. अब इसमें कैसे बनते हैं, देखियो मोस्ट केस में क्या होता है, मिनरल्स इन लिक्विड फॉर्म, वो कौन से फॉर्म में होते हैं? फर्स्टली वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मॉल्टन गैसेस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉल्टन मैग्मा नीचे है, मॉल्टन मैग्मा जो नीचे से ऊपर की तरफ पुश करता है, तो जो गैसेस वगैरह होती हैं वो इन क्रैक्स में जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद फॉर्म है फोर्स अपवर्ड, क्योंकि नीचे से फोर्स लगती है ना ऊपर की तरफ, तो वो कैविटीज में उनमें आकर जमा हो जाते हैं, और उसके बाद जो अर्थ का सरफेस होता है वहां पर वो जाकर क्या हो जाता है, कूल और सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। जब कूल और सॉलिड फॉर्म में बनते हैं तो क्या बन जाते हैं, मिनरल्स का एक फॉर्म ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। ये मिनरल्स वो है जो लोड और वेन्स फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे हमारे नसे वेन्स होते हैं उसी टाइप के ये वेन्स फॉर्म में पाए जाते हैं। टिन, कॉपर और जिंक और लेड, ये सारे के सारे वो मिनरल्स है जो लोड और वेन्स फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आपको आई होप क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरीके से ये वेन और लोड्स फॉर्म में मिनरल्स आपके पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेड्स एंड लेयर्स। बेड्स एंड लेयर्स क्या होते हैं? देखिए बेड्स ये इस टाइप से, जो ये एरिया है, ठीक है, और लेयर फॉर्म में ये एक के नीचे एक लेयर फॉर्म में आपने देखा होगा, इस टाइप के एरिया में ये पाई जाती हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स, आपने कुछ बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स देखोगे जिसमें इस तरीके से लाइंस दिखती हैं आपको, तो बेड एंड लेयर्स फॉर्म होती है, लाइंस दिखती है, इतना एरिया अलग, इतना एरिया अलग, फिर नीचे का अलग, ऊपर का अलग, वो बेड्स एंड लेयर्स फॉर्म में मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर फॉर्म, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। इसका रिजल्ट होता है ये, इनको जब इनको डिपोजिशन किया जाता है तो इस फॉर्म में, मतलब मान लो इस तरीके से है, बेड्स और लेयर्स फॉर्म में पाए जा रहे हैं ना, इस तरीके से है यहाँ, और ये है अंदर आपका जो मिनरल्स है वो। अब यहाँ ऊपर प्रॉपर आपका बंद है, अब आपको इसको इस बेड्स और लेयर फॉर्म में, मतलब एक ही जगह पर पूरे मिनरल्स है, अब आप उसको निकालोगे कैसे? इसको अब आप निकालोगे क्या? तो इसको निकालने के लिए आप इसमें इस तरीके से यूज कर सकते हो, इसको रेड होल माइनिंग भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। आपको इसमें पूरे एरिया को डिगिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि फर्स्ट वाले में था, वेन्स और लोड्स में था, इसको पूरा डिगिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से करो और डायरेक्ट इन मिनरल्स को इस तरीके से निकाल के लेकर आप जा सकते हो। इसको रेड होल माइनिंग बोला जाता है क्योंकि चूहे की तरह होती है, इसमें लोग जाते हैं और निकलते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, बट इसका लॉस भी है। मान लो ऊपर से बारिश आ गई तो कुछ लोग मर भी जाते हैं। अब यहाँ से आप लेकर गए इसको, ऊपर से ये मट्टी जो है ये नीचे ड्रॉप हो गई, गिर गई, लोग दब गए, तो इनका कुछ लॉस भी होता है, बट मिनरल्स को तो फिर भी निकालना है, ठीक है। थोड़ा बहुत इनका ये क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज है। Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure. अब कोल और आयरन जो बनता है वो बेड्स एंड लेयर फॉर्म में ही पाया जाता है। इनको बनने के लिए जो इनका रिजल्ट होता है बहुत ज्यादा एक लॉन्ग पीरियड लगता है, एक बहुत ही लंबा समय लगता है इनको बनने के लिए। ग्रेट हीट एंड प्रेशर, इनको बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की जरूरत होती है फॉर्म होने के लिए। They are formed as a result of evaporation, especially in arid region. ये स्पेशली किन रीजन में पाए जाते हैं? एरिड रीजन में ये पाए जाते हैं स्पेशली। जिप्सम, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, ये वो मिनरल्स हैं जो बेड्स एंड लेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको आगे फॉर्म करने के लिए कोल और आयरन की नीड होती है, एक हीट की नीड होती है जो यही इनको प्रोवाइड करेंगे। तो जिप्सम, पोटाश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, ये वो मिनरल्स हैं आपके जो बेड एंड लेयर्स फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। अब रेजिडुअल मास और वेदर्ड मटेरियल क्या होता है? यहाँ पर कुछ टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो वेदर्ड मास और रेजिडुअल मैटर समझो। ये अर्थ है, क्या है ये आपकी, जल्दी बताओ? अर्थ है। अर्थ क्रस्ट है,
क्या है? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मैंने बताया जो अर्थ की टॉप लेयर होती है उसको बोलते हैं। और ये है मिनरल्स। क्या है ये? मिनरल्स। अब बहुत तेज बारिश आ गई, ठीक है, बहुत तेज क्या आ गई? बारिश आ गई, हवा चलने लगी बहुत तेज, तो जो अर्थ क्रस्ट की ये टॉप लेयर थी ना, मिट्टी वगैरह जो ऊपर थी, ये उड़ा के ले गई। वेदर्ड जो मतलब एटमॉस्फेयर था वो वेदर्ड हो गया। वेदर मतलब टूटा फूटा सा, रोड वगैरह सड़कें वगैरह टूटी फूटी। अब ये टॉप लेयर जो थी वो हट गई, जो टॉप लेयर थी वो हट गई, टॉप लेयर तो हट गई ना। अब यहाँ पर ये रह गया। तो जब ऊपर की लेयर हट गई बारिश की वजह से, वेदर्ड आपका जो मानसून वगैरह थे उसकी वजह से, नीचे जो था अर्थ के जो नीचे था वो ऊपर गया। मतलब टॉप लेयर हटने के बाद जो टॉप लेयर से सेकंड लेयर थी वो लेयर ऊपर आ गई। अब जब नीचे वाली लेयर ऊपर आई तो उसमें जो मिनरल्स थे वो भी हमें साफ साफ बाहर दिखने लग गए। तो ये वो मिनरल्स हैं जो हमें ऊपरी लेयर हटने के बाद में मिलते हैं। ठीक है, देखिए इट अकर्स व्हेन द सरफेस रॉक डिकम्पोज। सरफेस रॉक मतलब ऊपर वाली रॉक जब डिकम्पोज हो जाती है, हट जाती है, एंड लीव द सोल्युबल कंस्टिट्यूटेंट्स लीविंग अ रेजिडुअल मास। रेजिडुअल मास उसके ऊपर से हट गया और वो रेजिडुअल मास बच गया। वेदर जो मटेरियल था वो हट गया, मतलब ऊपर का जो बेकार मटेरियल था वो हट गया। अब यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ एरिया रहा, ये बचा हुआ एरिया, ठीक है, ये बचा हुआ एरिया, इस बचे हुए एरिया को रेजिडुअल मास बोलते हैं। वेदर मटेरियल जो था ऊपर का वो हट गया, कंटेनिंग ओर्स। अब ये कंटेनिंग ओर्स रहेगा यहाँ से, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? मिनरल। और इस टाइप से कौन सा मिनरल पाया जाता है? इस टाइप से जो मिनरल पाया जाता है वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट इज फॉर्म दिस वे। इस तरीके से रेजिडुअल मास वेदर मटेरियल में आपका कौन सा मिनरल पाया जाता है? विच मिनरल इज फाउंड? बॉक्साइट मिनरल। ओके, नेक्स्ट देखिए एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं? Certain minerals may occur as alluvial deposits, also known as placer deposit, in sets of valleys, floors, and the base of hills. These deposits are called placer deposit and contains minerals which are not corroded, destroyed by water. Example: gold, silver, tin, and platinum. अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है? ये माउंटेन्स है। क्या है ये? माउंटेन्स है। अब इन माउंटेन से ऊपर से रिवर फ्लो कर रही है, ये बेस है, ये क्या है? फुट हिल्स है। ये क्या है? रिवर फ्लो कर रही है। अब यहाँ से रिवर जो फ्लो कर रही है वो फ्लैट एरिया में फ्लो करने लगी, तो यहाँ एक गड्ढे टाइप बन गया, वैली थी, गड्ढा था, वो बन गया। अब ऊपर से जो ये रिवर आ रही है, फ्लो करती हुई रिवर जो आ रही है, ऊपर से जो वो अपने साथ जो भी मिनरल लेकर आ रही है वो कहाँ डिपॉजिट करेगी? ये जो एरिया है, इस एरिया में वो मिनरल्स डिपॉजिट कर देगी। देखो यहाँ साइड से जब ये माउंटेन है तो इससे कट कट कर वाटर नहीं आ रहा क्या? इससे कट कट कर वाटर नहीं आ रहा। ऊपर से वो अपने साथ सेडिमेंट्री वगैरह, रॉक्स वगैरह, स्टोन वगैरह लेकर नहीं चलेगी क्या रिवर? चलेगी ना। तो वो जो भी चीजें अपने साथ ऊपर से लेकर आएगी उन सबको यहाँ डिपॉजिट करेगी और यहाँ पर एक डेप्थ गड्ढा बन जाएगा, एक डीप स्टैंड वाला, ठीक है, डीपेस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ? सारा जो भी मटेरियल वो लेकर ऊपर से आई थी वो सारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और यहाँ से जो निकल के जाएगा वो सिर्फ क्या होगा? सिंगल वाटर होगा। जब आप यहाँ से इस डिपॉजिट पोर्शन को उठा के, इस ओर को उठा के एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसमें आपको सिल्वर, गोल्ड, टिन मिलेगा और इस टाइप के डिपॉजिट को एलुवियल डिपॉजिट बोला जाता है। ठीक है, ये रिवर के थ्रू होती है प्रोसेस। यहाँ सिल्वर, गोल्ड वगैरह आपको मिलते हैं। ओके, एलुवियल डिपॉजिट और इसको प्लेसर डिपॉजिट भी बोला जाता है क्योंकि एक से दूसरी जगह ये प्लेस होते रहते हैं ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्लेसर डिपॉजिट। सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स, मतलब ऊपर से आ रही है, नीचे जो वैली फ्लोर है, जो उसका फुट बोल सकते हो, उसका ये रहा बेस ऑफ हिल्स, वहां पर आपको ये मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर, टिन और प्लेटिनम वगैरह इस टाइप से मिलते हैं। मतलब ध्यान रखना, किसी भी नदी के पास जाना तो वहां और को लेके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना, गोल्ड वगैरह कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और वो जो माउंटेन से फ्लो होकर आ रही है, रिवर फ्लैट में जा रही है वहां नहीं, जो माउंटेन से डायरेक्ट आकर अपने फुट हिल्स में डाउन गिरती है उन रिवर्स में। अब नेक्स्ट है आपका ओशियन वाटर। देखिए ओशियन वाटर वो है जहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, ओशियन वाटर। जितने मिनरल अर्थ में है ना उससे डबल मिनरल आपको ओशियन वाटर में मिलेंगे क्योंकि सारे मिनरल एक तरीके से ओशियन वाटर में ही है। तो सबसे ज्यादा ओशियन वाटर में मिनरल्स मिलेंगे।
They contain vast quantities of minerals since they are spread over a wide area. सबसे ज्यादा जो मिनरल्स की क्वांटिटी है वो आपको ओशन में ही मिले, क्योंकि इसका एरिया भी तो बहुत ही वास्ट है। अर्थ सिर्फ इतना सा है और ओशन इतना है, तो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो कहाँ पर है? सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिनरल्स की आपको ओशन में मिलेगी। दे आर नॉट इकोनॉमिकली वायबल, बट वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है सब आय उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद यूज हो सके। एग्जाम्पल में क्या है? कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं, मैग्नीशियम एंड बोरोमाइन, ये सारे वो मिनरल्स हैं जो आपको कहाँ मिलते हैं? ओशियन में। द ओशियन बेड्स आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स, और सबसे ज्यादा ओशियन में कौन से बेड पाए जाते हैं? मैग्नीज। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ओशियन में। ठीक है, तो ये वो है जो हमें कहाँ मिलेंगे? ओशियन वाटर के अंदर। 3 important factors which affect economically viability of a reserve are the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction and closeness to the market. हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनसे हम इजिली उसको इकोनॉमिकली वायबल बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन मिनरल्स का देखो कौन से मिनरल्स हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करो। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इतनी प्रोसेस हो कि हम मार्केट के पास में ही उसको सेल कर सके और एक अच्छी खासी हमें उसका प्रॉफिट अमाउंट मिल जाए, जिससे हमें पता चलेगा वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल है, क्योंकि हमने जितने में एक्सट्रैक्ट करा था उससे डबल हमें उसका प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए वो मिनरल्स इकोनॉमिकली क्या होंगे? वायबल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं होती है, थोड़ा मोड़ा जरा सा इधर उधर कहीं डाउट होता भी है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की फिर चीजें करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।